आज अपन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करेंगे। ट्रांजिस्टर का जो पहला एप्लीकेशन है वो है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, है ना। स्विच का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। अभी सबसे पहले अपन इस ट्रांजिस्टर के सर्किट को समझते हैं, है ना। याद रखना, ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन जो सबसे डिफिकल्ट जो चीज उस क्वेश्चन को बना रही होती है वो होता है उसका सर्किट। अगर आप उसका सर्किट देख के नहीं डरे तो क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे, है ना। और दिमाग में ये चीज बिठा के रखना कि ट्रांजिस्टर के सर्किट में सिर्फ एक ही चीज करनी है कि इनपुट आउटपुट साइड में केवीएल की इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये अपने ट्रांजिस्टर का सर्किट है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे। ये बेस से इमीटर की तरफ जा रही है करंट। दिस इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर विच इज कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये देख के अपने को पहचानना आता है कि दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इसमें अगर मैं इनपुट साइड में देखूं तो मैंने यहाँ वीवीबी की बैटरी लगाई है, जैसे कि हमेशा लगाते थे। ये आरबी है, यहाँ पे आईवी करंट जा रही है, और यहाँ अपने वीसीसी वाली बैटरी है, ये आरसी, और यहाँ आईसी करंट जा रही है। ये वीबीबी के क्रॉस मैंने अपना इनपुट वोल्टेज ले रहा हूँ। इनपुट वोल्टेज के लिए जो वोल्ट मीटर या जो इनपुट वोल्टेज का सोर्स है, या वोल्ट मीटर कह लो, जो मैंने लगाया है वो वीवीबी के क्रॉस है। और जो मैं आउटपुट ले रहा हूँ वो मैं इस पूरे के क्रॉस ले रहा हूँ, मतलब वीसीसी और आरसी के पूरे क्रॉस जो मुझे मिल रहा है दैट इज द आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज क्या है अपना, एक तरह से वीबीबी। आउटपुट वोल्टेज क्या है, वीसीसी माइनस आरसी। दोनों तरफ मैं केवीएल लिख रहा हूं। ध्यान से देखना कि मैं इनपुट साइड में जो केवीएल लिख रहा हूं, इनपुट साइड में, तो मैं कहूंगा इनपुट साइड में जो मैं वी इनपुट लिखूंगा, इनपुट वोल्टेज दैट इज वीबीबी इज इक्वल टू आईबी आरबी, इस रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप, प्लस ये वोल्टेज बी और ई के बीच की भी वोल्टेज, इसको बोलेंगे बेस इमिटर वोल्टेज, प्लस वीबीई। ये अपनी पहली केवीएल की इक्वेशन हो गई इनपुट साइड में। सेम इक्वेशन में आउटपुट साइड में लिखूं तो आउटपुट साइड में इक्वेशन क्या है कि वी आउटपुट में वीसीई को कह रहा हूं एक्चुअली, दैट इज वीसीई विच इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। ये इनपुट और आउटपुट साइड के केवीएल की इक्वेशंस हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी। इन दोनों केवीएल की इक्वेशन में कोई डाउट किसी को? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो ध्यान से। अब मैं इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, चलिए, है ना। इस ग्राफ को बनाने से पहले अपन कुछ कुछ चीजें समझें। ध्यान से देखिए, अगर मैं IB को बहुत ही कम रखूं, IB कम कैसे होगी, या IB टेंडिंग टू जीरो कैसे मिलेगी? अगर मैं इमिटर बेस जंक्शन की जो बायसिंग है, इनपुट वोल्टेज, अगर मैं इनपुट वोल्टेज को बहुत ही कम रखूं, लो इनपुट वोल्टेज, तो आप कहोगे कि बेस करंट बहुत ही कम होगी, है ना। और एक रेंज से नीचे तो बेस करंट जीरो होगी। आप ये भी जानते हो कि अगर मैं इनपुट वोल्टेज को 0.6 वोल्ट से कम रखूं सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए तो बेस करंट जीरो होगी। याद है क्या, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अपन ने ड्रॉ किया था, ऐसा आया था, बेस करंट और बेस इमिटर वोल्टेज के बीच का ग्राफ, या इनपुट वोल्टेज के बीच का ग्राफ, कि 0.6 वोल्टेज के बाद ही बायसिंग हो पाएगी। मतलब जब तक इमिटर बेस जंक्शन बायस्ड नहीं होगा तब तक तो बेस करंट आएगी नहीं, है ना। तो अगर मैं वोल्टेज को 0.6 वोल्ट से कम रखूं तो आप कहोगे कि बेस करंट जीरो आएगी, है ना। उसके बाद अगर लो इनपुट वोल्टेज रखूंगा तो बेस करंट छोटी होगी, है ना। अच्छा, बेस करंट अगर छोटी हुई तो इफ आईसी इज लो, इफ आईसी इज लो, सॉरी आईबी इज लो, अगर बेस करंट कम है मतलब कम चार्ज कैरियर्स आ ही रहे हैं तो आईसी भी लो होगा। आईसी भी क्या होगा, लो वोल्टेज आएगी, सॉरी आईसी भी लो मिलेगा। तो मैं आउटपुट की बात करूं तो बेटा देखो, आउटपुट वोल्टेज को लिखा है वीसीसी माइनस आईसीआरसी। तो अगर आईसी लो है तो आउटपुट वोल्टेज हाई है। इस चीज को समझिए, मैं वापस एक बार समराइज करके बोल रहा हूं कि मैंने क्या कहा,
कि अगर मैं लो इनपुट वोल्टेज लगाता हूं तो लो इनपुट वोल्टेज का मतलब लो बेस करंट। अगर बेस करंट की वैल्यू कम है तो कलेक्टर करंट की वैल्यू भी कम होगी, और अगर कलेक्टर करंट की वैल्यू कम हुई तो जो मेरा आउटपुट है VCC माइनस ICRC इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि वो टर्म उसमें माइनस हो रही है। ये बात सबको समझ में आती है? इसी चीज को ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ किया है ना। ये ग्राफ है आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट वोल्टेज के बीच का कर्व है। ये वोल्टेज 0.6 वोल्ट है। मतलब 0.6 वोल्ट तक तो क्या हुआ कि आप इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हो तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, और किसके इक्वल होता है? VCC के बराबर। क्यों? क्योंकि आउटपुट की इक्वेशन क्या थी? V आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो लो इनपुट वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज जब तक 0.6 वोल्ट से कम था उस टाइम तक बेस करंट जीरो थी। इस रीजन में क्या हो रहा है? बेस करंट जीरो है तो कलेक्टर करंट भी जीरो है, और कलेक्टर करंट जीरो है तो आउटपुट वोल्टेज VCC के बराबर है। इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर का कट ऑफ रीजन। क्या बोलते हैं? कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन कहने का मतलब ट्रांजिस्टर इज नॉट कंडक्टिंग। ट्रांजिस्टर इज नॉट कंडक्टिंग। ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। फिर क्या होता है? अगर हम वोल्टेज को 0.6 से ज्यादा लेके जाते हैं, तो जब इस इनपुट वोल्टेज को 0.6 से बढ़ाया जाता है तो बायसिंग हो गई। बायसिंग हो गई इसका मतलब बेस करंट इंक्रीज होगा। बेस करंट इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, और अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ तो आउटपुट वोल्टेज कम होगी। तो इस रीजन में आप देखो कि अगर मैं इनपुट वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं तो आउटपुट वोल्टेज कम आएगा, मतलब इनवर्स ट्रेंड है। मैं इनपुट वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, आउटपुट वोल्टेज कम आएगा इस पॉइंट तक, है ना। फिर एक पॉइंट आता है, ये लगभग लगभग सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए 1 वोल्ट पे आता है। इसके बाद आप इनपुट वोल्टेज को कितना भी बढ़ा लो, आउटपुट वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज टेंडिंग टू जीरो। दैट इज टेंडिंग टू जीरो। सोचो ये क्यों होता होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो बायसिंग वाली चीज है कि कलेक्टर प्लेट का क्या काम है? बचे हुए चार्ज कैरियर्स को खींच लेना। तो भाई आप जब यहां से इनपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो आपने चार्ज कैरियर भेजे, एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद जितने चार्ज कैरियर आ रहे थे सबको ऑलरेडी ये खींच ले रहा है। सबको ये ऑलरेडी खींच ले रहा है, तो एक तरह से आईसी कांस्टेंट हो गया। आईसी कांस्टेंट हो गया तो वी आउटपुट भी कांस्टेंट हो गया। ये टेंडिंग टू जीरो हो जाता है ना। टेंडिंग टू जीरो, वी आउटपुट इज टेंडिंग टू जीरो। इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन मतलब ये कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज की बात हो रही है। आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो चुकी है ना। दिस इज द सैचुरेशन रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो 3 रीजन है, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या हो रहा है? ट्रांजिस्टर इज नॉट कंडक्टिंग। और याद करो इस रीजन में क्या होता था? इमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता था, और बेस कलेक्टर जंक्शन भी रिवर्स बायस होता था। दिस इज एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में क्या होता था? इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता था, और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता था। और इसके अंदर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होते थे। इमिटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस होता था, और बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस होता था। याद है? तीनों रीजन बताए थे, यस सर। है ना। तो जो ये एक्टिव रीजन है ना, एक्टिव रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर यूज किया जाता है, और ये जो कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन है इसमें ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज किया जाता है। स्विच का मतलब है लो इनपुट वोल्टेज के लिए हाई आउटपुट वोल्टेज, और हाई इनपुट वोल्टेज के लिए लो आउटपुट वोल्टेज। देखो ध्यान से, इस रीजन में इनपुट वोल्टेज लो है ना, 0 से 0.6 के आसपास। आउटपुट वोल्टेज हाई है, और इस रीजन में इनपुट वोल्टेज हाई है तो आउटपुट वोल्टेज लो है। लो वी आई के लिए हाई वी आउटपुट, और हाई इनपुट वोल्टेज के लिए
लो वी आउटपुट। इसको कहते हैं ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज अ स्विच, है ना, इसको स्विच के फॉर्म में यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ वो है इनपुट साइड और आउटपुट साइड के अंदर केवीएल लिखना। ट्रांजिस्टर या स्विच का क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, एक तो ये ग्राफ ही पूछ सकते हैं कि इस ग्राफ में कौन से रीजन में ट्रांजिस्टर है, तो ये कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन। और इसके साथ आपसे कई बार ये पूछ सकते हैं बताओ भाई ट्रांजिस्टर कितनी वोल्टेज के बाद सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाएगा। तो कभी मान लो आपको पूरा सर्किट वर्किट दे दिया, बताओ क्या वोल्टेज होगी जब ट्रांजिस्टर, या क्या आईसी होगा जब ट्रांजिस्टर क्या ये सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाएगा। तो बेटा सैचुरेशन रीजन में पहुंचने के लिए इस चीज को जीरो करना है। सोच के देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि आपको सर्किट दे दिया, बोलेंगे बताओ आईसी की वैल्यू फॉर विच ट्रांजिस्टर विल बी इन सैचुरेशन, तो वी आउटपुट को जीरो कर देंगे, वी आउटपुट को जीरो कर देंगे, बोलेंगे फाइंड व्हेन ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ रीजन, तो ये लो वोल्टेज तक, तो ये ट्रांजिस्टर के रीजन है। यहाँ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज होता है ना। तो एज अ स्विच कौन से रीजन में यूज होता है, एज अ स्विच ये यूज बहुत बाद में आया था। सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करते थे, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। पूछ चुके हैं एक आध बार एग्जाम में क्वेश्चन, ग्राफ भी देके आपसे पूछ सकते हैं ग्राफ में कौन सा रीजन क्या दिखाता है, ठीक है। सो दिस वाज ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। सिंपल से ये सर्किट देखना है, दोनों साइड केवीएल लिखना है। अगला है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड दिस इज अगेन एनपीएन ट्रांजिस्टर इन सीई एम्पलीफायर, है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर एज सीई एम्पलीफायर। तो सबसे पहले ये जानिए एम्पलीफायर होता क्या है, व्हाट इज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल। एम्पलीफाई करने का मतलब होता है उसकी वोल्टेज को बढ़ाना, या कहूँ तो उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। जैसे माइक सिस्टम होता है कहीं भी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैंने माइक लगा रखा है, तो इस माइक का काम क्या है, मेरी आवाज को एम्पलीफाई करना, है ना। यहाँ तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं दिख रहा क्योंकि क्लास ऑनलाइन चल रही है। ऑफलाइन के अंदर कहीं कोई पब्लिक मीटिंग हो रही हो, है ना, मान लो मोदी जी जो है वो कोई चुनावी सभा को बिल्कुल भाषण दे रहे हैं, बिल्कुल 10 लाख लोग हैं, तो अब मोदी जी इतनी जोर से तो बोल नहीं सकते कि 10 लाख लोगों को सुनाई पड़ जाए, है ना। तो उसके लिए वो स्पीकर्स लगाए जाते हैं, है ना, जगह जगह पे मोदी जी को एक माइक दिया जाता है, मोदी जी माइक पे से मित्रों बोलते हैं और वो आवाज जो है वो पूरी 10 लाख लोगों की भीड़ तक जाती है। तो कैसे जाती है, तो वो जो माइक था, माइक्रोफोन, उसने उस सिग्नल को रिसीव किया और फिर बगल में बक्सा लगा होता है, दैट इज एम्पलीफायर। उस बॉक्स का काम है उस सिग्नल को एम्पलीफाई करना, मतलब उसने उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इतना बढ़ा दिया कि वो सिग्नल अब सब तक पहुंच सकता है। फिर आगे जब अपन अगला चैप्टर अपन सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें अपन जानेंगे कुछ और चीजें भी होती हैं कि उस सिग्नल को बार बार एम्पलीफाई करना पड़ता है। तो एम्पलीफाई करने का मतलब यही होता है कि सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना, ताकि वो सिग्नल एक लो एम्पलीट्यूड मतलब लो एनर्जी का सिग्नल एक हाई एनर्जी के सिग्नल में चेंज हो जाए, है ना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब टू इंक्रीज द एनर्जी, और एनर्जी तभी बढ़ेगी जब सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफिकेशन, ठीक है। अब ये किया कैसे जाता है यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये सीखना है अपने लिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। जो ट्रांजिस्टर के सर्किट का क्वेश्चन आता है वो इसी का आता है ना। क्वेश्चन में करना तो वही है कि सर्किट्स बनाने हैं। सुनना, सबसे पहले आप देखो कि बेसिक सर्किट तो यही रहेगा, है ना, कि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, आरबी है, आईबी है, वीसीसी है, आरसी है, आईसी है। अब हम क्या करेंगे कि जो इनपुट साइड था, इसमें ये देखो अपनी वीवीवी वाली बैटरी एज इट इज लगी हुई है। इनपुट साइड में एक एक्स्ट्रा मैं सिग्नल लगा रहा हूं, एक एक्स्ट्रा सोर्स और लगा रहा हूं, दिस इज द सोर्स सिग्नल। ये वो सिग्नल है जिसकी हम इंटेंसिटी बढ़ाने वाले हैं, जिसके एम्पलीट्यूड को हम बढ़ाने वाले हैं, है ना। ये बहुत ही कम होता है। जैसे मान लो ये वीबीबी बैटरी लगाई है, मान लो ये 5 वोल्ट के ऑर्डर की बैटरी है, तो ये जो इनपुट सिग्नल है ना, ये कुछ 5 मिली वोल्ट, कुछ मिली वोल्ट्स के ऑर्डर का आएगा इसका वोल्टेज का एम्पलीट्यूड। मतलब इसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होता है, बहुत ही स्मॉल चेंज होता है। स्मॉल चेंज के होने से क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि इनपुट वोल्टेज के
चेंज होने से बायसिंग चेंज हो जाएगी, बायसिंग कभी चेंज नहीं होगी। दिस वीबीबी इज सफिशिएंटली लार्ज टू मेंटेन द बायसिंग, तो बायसिंग कभी भी चेंज नहीं होगी। ये इनपुट वोल्टेज में जो ये एसी सिग्नल का काम क्या होगा, बस ऐसे पहले थ्योरेटिकली समझ लो। इस एसी सिग्नल का काम क्या होगा कि ये इनपुट वोल्टेज में, ये जो इनपुट वोल्टेज की साइड है, इसकी वोल्टेज में स्लाइट चेंज करेगा। क्या करेगा? इनपुट वोल्टेज में स्लाइट चेंज करेगा। उस वोल्टेज का स्लाइट चेंज बेस करंट में स्लाइट चेंज लाएगा। अगर मान लो इनपुट वोल्टेज हल्की सी इंक्रीज हुई तो बेस करंट स्लाइटली इंक्रीज होगा। बेस करंट के चेंज से कलेक्टर करंट चेंज होगी और कलेक्टर करंट के चेंज से आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। ये बात समझ आई? कहानी क्या हुई कि इनपुट सिग्नल जो हमने लगाया उसने क्या किया, बेस करंट में हल्का सा वेरिएशन लाया। उस बेस का वेरिएशन ट्रांजिस्टर के थ्रू कहाँ गया? कलेक्टर करंट के वेरिएशन में, और उस कलेक्टर करंट के वेरिएशन से हमें आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन मिला, है ना। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक्टिव रीजन में है, एक्टिव रीजन मतलब इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस वाला जो जंक्शन होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। मतलब ये ज्यादा वैल्यू है, ये कम वैल्यू है, तो यहाँ पे जो वेरिएशन आता है वोल्टेज IB RB वो कम होता है और यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा होता है। तो वेरिएशन एक तरीके से एम्पलीफाई हो गया। अभी अपन उसको लिख के भी सीखेंगे इक्वेशन के थ्रू। बीटा आता है ना, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, और बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, आपको याद हो तो याद है? आप सोच के देखो कि बीटा क्या आता था, कल मैंने बताया था, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, या वेरिएशन के टर्म में लिखूं तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, और बीटा की वैल्यू 1 से काफी ज्यादा होती है क्योंकि IB IC से बहुत ज्यादा होता है। तो अगर बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो बेस करंट में एक छोटा सा भी जो वेरिएशन होगा वो कलेक्टर में एक ठीक ठाक वेरिएशन लेके आ जाएगा, है ना। तो ये इसका बेसिक वर्किंग मैंने आपको बताया इन जनरल। अब इसको इक्वेशंस के हिसाब से लिख के देख लेते हैं, है ना, कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं वही इनपुट साइड में KVL लिख रहा हूँ। तो इनपुट साइड में जब मैं KVL लिख रहा हूँ पूरे वोल्टेज के लिए, तो आप लिखोगे इनपुट सिग्नल प्लस VBB इज इक्वल टू IB RB प्लस VBE बेस इमिटर वोल्टेज, और आउटपुट साइड में जो वेरिएशन लिख रहा हूँ वो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ कि V आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ये मैंने इनपुट और आउटपुट के लिए KVL की इक्वेशन लिखी है। अब सुनना, ट्रांजिस्टर को जब हम एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं तो हम चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में रहे। एक्टिव मोड में ही ये एज अ स्विच, एज अ एम्पलीफायर यूज हो सकता है। एक्टिव मोड मतलब इस रीजन में, हमें ये रीजन फिक्स करना है। तो ये रीजन कैसे फिक्स किया जाता है, तो हम बेस इमिटर वोल्टेज फिक्स कर देते हैं। ये वोल्टेज अपने को यहाँ से एक तरीके से फिक्स मिल रही हो, मतलब फिक्स बेस इमिटर वोल्टेज के लिए अपन ऑपरेटिंग रीजन अपन ने फिक्स कर लिया, ठीक है। तो अब मैं जब इसमें चेंज करूंगा, VB फिक्स क्यों किया? क्योंकि हमने ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स कर दिया कि ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स है। ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करने का मतलब, मान लो हम इस रीजन में यहाँ कहीं है तो इसी के आसपास ये वेरिएशन होगा, है ना। तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट हमने फिक्स किया, तो VB ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा या उसमें वेरिएशन ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो अगर मैं इसमें चेंज निकालूं, ये अपना पूरा इनपुट वोल्टेज है, ये V इनपुट वोल्टेज है ना। तो अगर मैं चेंज इन इनपुट वोल्टेज निकालूं तो बेटा इसमें तो चेंज जीरो है क्योंकि ये तो बैटरी की सिग्नल है। सिर्फ इसमें चेंज इसी V इनपुट के सिग्नल सोर्स से हो रहा है। इनपुट वोल्टेज में जो भी चेंज आया वो सिर्फ कहां से आया? सिग्नल से। सिग्नल जो वोल्टेज चेंज करा रहा है वही इनपुट का चेंज है, इक्वल टू बेस करंट में चेंज डेल्टा IB इंटू RB प्लस इसका चेंज तो जीरो है। तो ये इनपुट के साइज की इक्वेशन हो गई चेंज की टर्म में कि डेल्टा VI इज इक्वल टू डेल्टा IB RB। ये वही बात है जो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाई थी कि मैं अगर इनपुट वोल्टेज में स्लाइटली चेंज करूं तो बेस करंट में स्लाइटली चेंज आ रही है। तो डेल्टा VI इज इक्वल टू डेल्टा IB इंटू RB। आउटपुट साइड में इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा?
कि डेल्टा वी आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज में चेंज, वीसीसी तो चेंज होने से रहा, तो 0 इक्वल टू डेल्टा आई सी इंटू आर सी। तो डेल्टा वी आउटपुट कितना हुआ, माइनस डेल्टा आई सी इंटू आर सी। दिस इज चेंज इन इनपुट वोल्टेज, दिस इज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। मैंने एक टर्म बताई थी आपको बेटा, वोल्टेज गेन, याद है? वोल्टेज गेन एवी से लिखते थे इसको। दिस इज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। यही तो वो चीज जिसको हम एम्पलीफिकेशन कह रहे हैं कि वोल्टेज कितने टाइम्स हो गया, वोल्टेज का वेरिएशन कितने टाइम्स हो गया, यही वो चीज है जो हमें चाहिए थी एम्पलीफिकेशन में। एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी आउटपुट को माइनस डेल्टा आई सी आर सी अपॉन डेल्टा आई बी आर बी। ध्यान से देखिए तो ये टर्म आई सी अपॉन आई बी, डेल्टा आई बी सी अपॉन आई बी, दिस इज बीटा, सो इट इज माइनस बीटा आर सी अपॉन आर बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या मैं इसको लिखूं तो कई जगहों पे इसको माइनस बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो। बहुत जगहों पे इसको लोड रेजिस्टेंस बोल देते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या बोल देते हैं, लोड रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला कितना आ गया, माइनस बीटा आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। सब कुछ तो सही है, ये माइनस क्या आ गया, व्हाट इज दिस नेगेटिव टर्म, है ना? बीटा तो ठीक था भाई, ये क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। ये माइनस क्या क्या चक्कर है, ये माइनस का चक्कर फेज इन्वर्जन बताता है। क्या बताता है, ऑपोजिट फेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में पाई का फेज डिफरेंस होता है, वो आपको इस ग्राफ में ही दिख रहा होगा। ये जो इनपुट सिग्नल था ये ऐसा था, और ये आउटपुट सिग्नल देखो ऐसा है। तो ये माइनस का साइन क्या दिखाता है, फेज इन्वर्जन। वो यहां से भी दिखता है कि हम वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज कम होगी, और इनपुट वोल्टेज को कम करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ती है। इस रीजन में उल्टा इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में, है ना? तो इसलिए वो माइनस का साइन आता है। तो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के अंदर अगर उसको एनपीएन ट्रांजिस्टर से बना रहे हैं तो देयर इज फेज डिफरेंस of pi between input signal and output signal। इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच क्या होता है, पाई का फेज डिफरेंस। ठीक है, तो बेटा एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो ये एनर्जी आई कहां से, एम्पलीट्यूड बढ़ना मतलब अपन ने आवाज को तेज कर दिया, ये आवाज तेज हुई मतलब आवाज में ज्यादा एनर्जी आ गई ना। ये एनर्जी कहां से आई, है ना? इसको पावर गेन के फॉर्म में लिखते हैं। व्हाट इज पावर गेन, पावर गेन, तो पावर गेन को लिखते हैं वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। क्या लिखते हैं, पावर गेन को वोल्टेज गेन इनटू करंट। वैसे जैसे पावर इक्वल टू वी आई लिखते थे, वोल्टेज गेन इज ए वी इनटू करंट गेन इज बीटा। देखो पावर गेन की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, तो ये पावर आ कहां से रही है, इतनी पावर कहां से मिलती है, जो इसके क्या ट्रांजिस्टर देता है, नहीं। दिस पावर कम्स फ्रॉम दिस वीसीसी। ये वीसीसी वाली बैटरी थी जो उन चार्ज कैरियर्स को खींच रही थी उस हाई रेजिस्टेंस जंक्शन के क्रॉस। तो ये जो पावर आती है कहां से आती है, वीसीसी वाली बैटरी से। सो द सोर्स ऑफ द पावर इज, सोर्स ऑफ द पावर इज वीसीसी बैटरी, पावर इज वीसीसी की बैटरी से आता है। देखो पूरी कहानी तुम्हें मैंने सुना तो दी, है ना? काम की बात समझो, काम की बात है दोनों लूप में केवीएल। ये पता होना कि बीटा क्या होता है, बीटा इज डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी या आई सी अपॉन आई बी। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। फिर ये रिलेशन लिखना, और फिर फाइनली कभी पावर गेन पूछा तो वोल्टेज गेन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी आपको वोल्टेज गेन पूछा जाएगा आप देखोगे आंसर में माइनस का साइन नहीं होगा, क्योंकि माइनस का साइन सिर्फ क्या दिखाता है, फेज, वो सिर्फ वैल्यू में इंटरेस्टेड होता है।
कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताइए करके। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सॉल्व कीजिए। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट इज गिवन। If beta is equal to 100, then determine base current, collector current, VCE, और आपको दे रखा है कि बेस इमीटर वोल्टेज 0.7 है। बेस इमीटर वोल्टेज 0.7 दे रखा है, तो IB बताइए, IC बताइए और VCE बताइए। दोनों साइड के लूप में KVLs लिखिए और इनकी वैल्यूज बताइए सब लोग। 2 मिनट का टाइम। दोनों साइड लूप में जैसे KVL सिखाया वैसा KVL लिखो, जो वैल्यूज पता है वो वैल्यूज रखो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अरे कुछ पता चला क्या किसी को आंसर? देखो चलो, पहला क्वेश्चन है तो मैं बता रहा हूँ। तुम तो IB वाईबी ड्रॉ कर दो, चाहो तो IB इधर आएगा, IC इधर आएगा, है ना। एक इक्वेशन में इनपुट साइड में लिख रहा हूँ, एक इक्वेशन में आउटपुट साइड में लिख रहा हूँ। देखो मैं इनपुट वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, इनपुट लूप में, ध्यान से देखना इक्वेशन मेरी। इनपुट लूप की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं 5 माइनस IB RB, ये VVV की वोल्टेज माइनस IB RB इज इक्वल टू ये वोल्टेज, बेस इमिटर वोल्टेज। लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। बेस इमिटर वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 0.7, RB दे रखा है तो IB आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 5 माइनस IB इंटू RB कितना दे रखा है 8.6 किलो ओम। तो 8.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू बेस इमिटर वोल्टेज इज 0.7। तो यहाँ से IB की वैल्यू आती है 4.3 अपॉन 8.6 मिली एम्पियर, दैट इज 0.5 मिली एम्पियर। ये IB आ गया। कोई दिक्कत किसी को IB में? इनपुट वाले लूप में इक्वेशन लिख दी, IB आ गया। अब IC कैसे बताएंगे? बीटा से। भैया बीटा क्या होता है? ये A पार्ट था, B पार्ट। बीटा क्या होता है? IC अपॉन IB। बीटा पता है कितना 100, IC बताना है, IB कितना है 0.5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो IC कितना आ जाएगा 50 मिली एम्पियर। ये IC आ गया। तो अपने पास IB आ गया और IC आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? VCE, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। ये कैसे लिखेंगे? आउटपुट लूप में KVL लिख दीजिए। तो C पार्ट के लिए क्या करेंगे? आउटपुट में KVL लिखेंगे। तो वोल्टेज कितनी है 10 माइनस ICRC इज इक्वल टू VCE। ये लिखेंगे क्वेश्चन। 10 माइनस ICRC इज इक्वल टू VCE। 10 तो 10 है, IC पता चल गया 50 मिली एम्पियर। 10 इंटू 50 इंटू 10⁻³ इंटू RC, RC इज 100 इक्वल टू VCE। सो VCE इज इक्वल टू, वो कैंसिल हुआ, 5 वोल्ट बचा, 5 आ रहा है ना, 5 0, हाँ 5 वोल्ट। ये रहे तीनों आंसर। कोई डाउट हो तो बताइए किसी को। तीनों पार्ट में से किसी भी पार्ट में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। KVL लिख के अपने को सिंपल बेस करंट, मतलब दोनों साइड की चीजें लिखनी आनी चाहिए, और इस रिलेशन से और वोल्टेज गेन के इक्वेशन से इनपुट आउटपुट के बीच का रिलेशन आ जाता है। मतलब इनपुट का अलग लिखो, आउटपुट का अलग लिखो, और फिर बीटा और वोल्टेज गेन से इनपुट आउटपुट को अपन रिलेट कर सकते हैं। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन कीजिए, आंसर बताइए। A common emitter amplifier has a voltage gain of 50, input impedance of 200 ohm and output impedance of 400 ohm. Find the power gain. Power gain की वैल्यू।
चाहो तो तुम सीधा भी पावर गेन लिख सकते हो, या फिर ये लिख लो कि वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होता है, करंट गेन इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस. तो वोल्टेज गेन इज 50 इज इक्वल टू बीटा इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस इज 400, इनपुट रेजिस्टेंस इज 200. तो ये 2 बन गया, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ रही है 25. बीटा कितना आ गया 25. और फिर पावर गेन, इसको ऐसा AP लिख सकता हूँ मैं, AC पावर गेन इक्वल टू वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन. कितना आ गया 1250. ये क्वेश्चन कीजिए जल्दी. In a common emitter transistor amplifier, the audio signal voltage across the collector is 3 volt. The resistance of collector is 3 kilo ohm. If the current gain is 100 and the base resistance is 2 kilo ohm, the voltage gain and power gain are. करंट गेन दे रखा है, आउटपुट रेजिस्टेंस दे रखा है, इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है. तो अपने को बताना है कि वोल्टेज गेन क्या होगा और पावर गेन क्या होगा. जल्दी, क्वेश्चन अभी लिखने की नीड नहीं है, अभी आप सिर्फ सॉल्व करके आंसर बताइए. क्वेश्चन मैं आपको बाद में PDF भेज दूंगा, उससे देख लेना. अभी आप सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस को नोट डाउन करने में टाइम वेस्ट मत करो. तो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर बताओ. तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. बीटा पता है अपने को, बीटा कितना है 100. आर आउटपुट पता है कितना 3 किलो ओम. आर इनपुट पता है कितना 2 किलो ओम. तो वोल्टेज गेन तो यहीं से आ गया कि वोल्टेज गेन इक्वल टू बीटा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट. सो इट इज 100 इंटू 3/2. तो कितना बन गया ये 150. दिस इज वोल्टेज गेन. और पावर गेन कितना आ जाएगा, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन. तो वोल्टेज गेन इज 150, करंट गेन इज 100. ये आ गया 15000. सो आंसर इज सेकंड, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन. ठीक है, गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बताइए. A common emitter amplifier has a voltage gain of 50 and input impedance of 100 ohm and output impedance of 20 ohm. Find power gain. सेम क्वेश्चन तो नहीं हो गया ये, डेटा थोड़ा सा अलग है. ऑलमोस्ट सेम ही है, डेटा थोड़ा सा अलग है बस. जल्दी बताओ इसका आंसर. पावर गेन इज वोल्टेज गेन इनटू बीटा. कितना आ गया 1250. ये सेम ही डेटा था पिछले सवाल वाला, रिपीट हो गया कहीं ना कहीं. चलिए ये क्वेश्चन कीजिए. क्वेश्चंस करने बस अपने को फटाफट. करंट गेन बताना है. और देखो यहाँ पे बेस करंट का वेरिएशन दे रखा है और कलेक्टर करंट का वेरिएशन दे रखा है ना. मतलब जो मैं यहाँ पे बीटा लिखूंगा दैट विल बी बेटा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB. तो बेस करंट चेंज हो रहा है 100 से 300 माइक्रो एम्पियर और IC चेंज हो रहा है 10 से 20 मिली एम्पियर. तो डेल्टा IC लिखूं तो इट इज 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 इंटू 10⁻³ और डेल्टा IB लिखूं तो इट इज 200 माइक्रो एम्पियर, मतलब 200 इंटू 10⁻⁶. तो ये बन रहा है अपना 10 इंटू 10⁻³ अपॉन
200, तो ये 50 आ रहा है, 50। बिल्कुल सही था आंसर, उत्कर्ष ने बताया था, गुड। कोई दिक्कत किसी को? ये चेंज की टर्म में था दिस इज एसी करंट गेन, और वो था डीसी करंट गेन। जो बीटा आईसी अपॉन आईवी लिखते हैं उसको बोलते हैं डीसी करंट गेन, और जो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईवी लिखते हैं उसको बोलते हैं एसी करंट गेन, वेरिएशन के कारण। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन ही है बस, टॉपिक खत्म हो गया। जितना क्वेश्चन करोगे उतना सीखोगे। ये बताइए, the input resistance of a silicon transistor is 100 ohm. If the base current is changed by 40 microampere, which results in a change in collector current by 2 milliampere. This transistor is used as common emitter amplifier with a load resistance of 4 kilo ohm. The voltage gain of the amplifier is. सब लोग ट्राई करेंगे, बैठे मत रहो, सॉल्व करूंगा तो ये है। इनपुट रेजिस्टेंस पता है मुझे, इनपुट रेजिस्टेंस पता है मुझे, कितना है 100 ओम। डेल्टा आई बी पता है, बेस करंट का चेंज कितना 40 माइक्रो एम्पियर। कलेक्टर करंट का चेंज डेल्टा आई सी इज 2 मिली एम्पियर। और क्या दे रखा है, लोड रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस 4 किलो ओम मतलब 4000 ओम। तो वोल्टेज गेन पूछा है, तो वोल्टेज गेन को क्या लिखेंगे बेटा, ए वी इज इक्वल टू करंट गेन इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। व्हाट इज करंट गेन, IC upon IB, so it is 2 milliampere upon 40 microampere into 4000 upon 100, ये बन रहा है। तो कितना आ गया ये 2000 बटा 40 इंटू 40, ये आ रहा है अपना 50 इंटू 40, that is 2000. So the voltage gain is 2000, है ना। रवि का आंसर सही था, गुड। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। समझ में आ रहा है सबको कि हम क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, नए टाइप का सवाल है, स्टार मार्क कर सकते हैं। सिंपल है लेकिन अच्छा है। बताना इसका सही आंसर क्या है। बताओ इसका सही आंसर क्या आ रहा है। जो लोग आंसर सेकंड बता रहे हैं वो ये बात भूल गए कि मैंने बताया था कि सी एम्पलीफायर में पाई का फेज डिफरेंस आता है। रवि ने सही बताया, सीई एम्पलीफायर में पाई का फेज डिफरेंस आता है। एक तो वोल्टेज गेन होगा, तो इसकी पीक वोल्टेज अगर 2 वोल्ट है तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी, तो अपन लिखेंगे वोल्टेज गेन इक्वल टू वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट की टर्म में। तो यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो 150 टाइम्स हो जाएगी, 300। तो पीक वोल्टेज तो 300 होगी, बट वो दो ऑप्शंस में है। क्योंकि ये सी एम्पलीफायर है तो इसके अंदर अपन जानते हैं कि इनपुट आउटपुट में पाई का फेज डिफरेंस भी होता है, इसीलिए फर्स्ट करेक्ट है। ये फेज डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट था यहाँ, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीई एम्पलीफायर में पाई का फेज डिफरेंस भी आता है, ये चीज पता होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन ये सॉल्व कीजिए कि फॉर अ गिवन एनपीएन ट्रांजिस्टर base resistance 100 kilo ohm, potential drop across the base emitter junction is 0.6 volt.
फाइंड VBB, और आपको IC दे रखा है और बीटा दे रखा है। VBB की वैल्यू बताइए। देखते हैं, चलो। बेस रेजिस्टेंस दे रखा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बेस इमिटर जंक्शन दे रखा है, तो VBB बताना है। देखो IC पता है और बीटा पता है, तो मैं यहाँ से IB निकाल सकता हूँ। कैसे? बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB। So the IB will be IC upon beta. IC is 1 milliampere, beta is 100, so IB is 0.01 milliampere. ये IB आ गया। अब इनपुट लूप में KVL लिख लो, तो क्या लिखोगे? VBB is equal to IBRB प्लस VBE। वैल्यू रख देते हैं, VBB तो पूछा है, IB 0.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू RB बेस रेजिस्टेंस 100 किलो ओम, तो 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस VBE बेस इमिटर वोल्टेज 0.6। ये टर्म कैंसिल हो गई, ये बच रहा है 1.6 वोल्ट। सो आंसर इज 2। गुड, बहुत लोगों का सही था। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए। A NPN transistor is connected in common emitter configuration in a given amplifier. A load resistance of 800 ohm is connected in the collector circuit and the voltage drop across it is 0.8 volt. If the current amplification factor is 0.96 and the input resistance of the circuit is 192 ohm, the voltage gain and the power gain of the amplifier will be respectively. फटाफट देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ये रहा आउटपुट रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, तो आउटपुट रेजिस्टेंस इज 800 ओम। ये रहा आपका इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस इज 192 ओम। ये रहा आपका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, मतलब ये बीटा है। वैसे तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए यहाँ देखो एम्पलीफिकेशन भी बहुत कम आ रहा है। ये डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, बट जो दे रहे हैं वो मान लेते हैं अपन। इन्होंने कहा है कि इसमें ये करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, तो मान ले रहे हैं। वैसे ये सही नहीं है डेटा, है ना, मतलब इन्होंने, मतलब इसलिए बहुत कम वैल्यू आ रही है एम्पलीफिकेशन की। और अपने को मिला है वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर सर्किट, तो V आउटपुट भी मिल रहा है अपने को 0.8 वोल्ट। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है कि वोल्टेज गेन बहुत इजीली निकल जाएगा, मुझे आउटपुट इनपुट रेजिस्टेंस और बीटा पता है। तो वोल्टेज गेन विल बी इक्वल टू बीटा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। What is beta? 0.96, R output is 800, R input is 192। ये 100 यहाँ आया, ये 2 0 गए, ये 2 बार में कैंसिल हुआ, ये 4 आया आंसर। तो वोल्टेज गेन इज 4। अपने को वोल्टेज गेन पता है और अपने को करंट गेन पता है, तो अपन पावर गेन लिख सकते हैं। पावर गेन इज इक्वल टू वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। ये रहा, सो आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जिनसे क्वेश्चंस नहीं हुए एक बार घर पे फिर से क्वेश्चंस कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन कीजिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट तरीके से सोचना है, इसको कीजिए, बट जैसे मैंने सिखाया वैसे करके सॉल्व किया जा सकता है। An NPN transistor in a common emitter mode is used as a simple voltage amplifier with a collector connected to a load resistance RL and to the base through a resistance RB. The collector emitter voltage VCE is 4 volt and the base emitter voltage VBE is 0.6 volt. Current through the collector is 4 milliampere and current amplification factor beta is 100. Find RL and RB.
क्वेश्चन देख के इतनी सारी चीजें हैं कि लगता है कि पता नहीं क्या होगा, है ना, बट बिल्कुल मत डरो। जैसे मैंने सिखाया है, जो इक्वेशंस लिखनी, केवीएल लिखना, वैसे लिखो और सॉल्व करने का ट्राई करो। देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। एक तो इसमें सोच लें अपन कि आई बी ऐसे फ्लो होगी और आई सी कहीं ऐसे आएगी इधर से, है ना। तो डेटा ढूंढने तो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE, ये वोल्टेज पता है, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज 4 वोल्ट। बेस एमिटर वोल्टेज मतलब ये वोल्टेज पता है, VB इज 0.6 वोल्ट। और अपने से IC दिया है, IC इज 4 मिली एम्पियर, और बीटा दिया है, बीटा इज 100। तो एक तो यहां से फटाफट IB निकाल लो, IB इज इक्वल टू बीटा, सॉरी IC अपॉन बीटा। तो IB की वैल्यू यहां से आ गई 0.04 मिली एम्पियर, IB आ गया। अब बचा अपने को KVL लिखना है, समझ में आता है। जरा ध्यान से देखो कौन कौन सी वोल्टेज दी हुई है। एक तो ये VCE पता है, तो आप इस लूप में KVL लिख सकते हो। IC मालूम है, V ये वोल्टेज पता है, RL आ जाएगा। तो एक तो इस लूप में KVL लिख लो यहां से यहां तक। तो फटाफट लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे KVL, 8 माइनस IC इंटू लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू VCE, वैल्यूज रख दीजिए। 8 इंटू व्हाट इज IC, 4 मिली एम्पियर, 4 इंटू 10⁻³ इंटू RL, ये तो पूछा ही है, इक्वल टू कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, इसकी वैल्यू है 4। तो यहां से लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 1000 ओम या 1 किलो ओम। सही है कैलकुलेशन, ये उधर जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा और ये आ जाएगा अपना 1 किलो ओम। ठीक है, अब बेस वाला रेजिस्टेंस कैसे निकालना है? तो बेटा इसके लिए ना अपने को केवीएल लिखना पड़ेगा बाहर बाहर वाले लूप में, क्योंकि इस लूप में केवीएल नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे अपने को बेस कलेक्टर वोल्टेज नहीं पता है। अपने को कौन सी वोल्टेज पता है? बेस इमिटर वोल्टेज। तो अपने को लूप ये लेना पड़ेगा बाहर बाहर से। अगर अपन इस लूप में इक्वेशन लिख दें यहाँ से, तो अपने को ये वोल्टेज भी पता है और अपने को बेस इमिटर वोल्टेज भी पता है। ऐसा पूरे पूरे बाहर वाले लूप में इक्वेशन लिख दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो फटाफट उसके अलॉन्ग इक्वेशन लिखें। तो आप क्या लिखोगे, 8 माइनस IB/RB इज इक्वल टू VBE। बाहर बाहर वाले लूप में मैंने इक्वेशन लिख दी। यहां से अपने को क्या मिल रहा है, IB/RB इज इक्वल टू 8 माइनस VBE, एंड VBE इज 0.6, इट इज 7.4। और अपने को IB पता है, IB इज 0.4 मिली एम्पियर। सो RB इज 7.4 अपॉन 0.04 मिली एम्पियर, मतलब 10⁻³ तो यहां से बन रहा है ये 740 अपॉन 4 किलो ओम। 740 अपॉन 4 इज 185 किलो, 185 किलो ओम। इसमें ये देखना था कि हमें, क्योंकि ये बेस इमिटर वोल्टेज दी है, तो हम ये बाहर बाहर वाले लूप में अपना KVL लिख सकते हैं। ठीक, अरे बोलो भाई। यस सर। तो कभी ये आ जाए तो ध्यान रखना, है ना, परेशान मत होना। चलिए, तो अपन ने ट्रांजिस्टर के बहुत सारे सवाल कर लिए, बाकी आप एक बार अपनी मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना। अब ट्रांजिस्टर का तीसरा यूज, सबसे लास्ट वाला अपन सीखेंगे, एंड दैट इज ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। जो वैसे तो अब नहीं पूछते हैं, कोर्स में भी नहीं है, बट फिर भी एक बार जान लो बेसिक सी सर्किट। उसके पहले का आता है कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। व्हाट इज फीडबैक? फीडबैक का मतलब है कि अगर हम आउटपुट सिग्नल का एक पोर्शन वापस इनपुट में दे देते हैं तो इसको बोलते हैं फीडबैक। व्हाट इज फीडबैक? व्हेन सम पार्ट ऑफ द आउटपुट सिग्नल इज फीड बैक टू द इनपुट ऑफ एम्पलीफायर, देन दिस इज नोन एज फीडबैक।
है ना, मतलब आउटपुट का एक पार्ट वापस इनपुट को दे रहे हैं, इसको बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब कि व्हेन इनपुट एंड आउटपुट आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में होते हैं, मतलब उसी फेज में हम उसे वापस फीड कर रहे होते हैं वो एनर्जी, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। इसका एग्जांपल है ऑसिलेटर, जो अभी अपन सीखेंगे, है ना। तो वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक, देखो एक तो बिना फीडबैक वाले सर्किट का वोल्टेज गेन था और एक फीडबैक वाले सर्किट्स का वोल्टेज गेन है। तो AF इज वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक। ए क्या है? वोल्टेज गेन बिफोर फीडबैक। क्या है? वोल्टेज गेन बिफोर फीडबैक। कोई क्वेश्चन इसका ज्यादा आता नहीं है। और बीटा जो है ना, ये फ्रैक्शनल फीडबैक, फ्रैक्शनल फीडबैक, ये इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे कि मान लो आपसे कह दिया कि 10% फीडबैक है, कि 10% वापस इनपुट में दे रहे हैं, तो बीटा की वैल्यू होगी 0.1। बीटा कितना होगा? 0.1। इसको बहुत बार फीडबैक फैक्टर भी बोल देते हैं, कितने फैक्टर से फीडबैक कर रहे हैं, या इसको फ्रैक्शनल फीडबैक कह सकते हैं। सो AF इज वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक, A इज वोल्टेज गेन बिफोर फीडबैक, और बीटा है कि कितना फ्रैक्शन आउटपुट का वापस हमने इनपुट में फीड किया है। एंड नेगेटिव फीडबैक, व्हाट इज नेगेटिव इन फीडबैक? यार इनपुट और आउटपुट दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। ये यूज होता है कांस्टेंट गेन एम्पलीफायर में। इसका फॉर्मूला ये रहा। ट्रिक याद कैसे रख सकते हो? पॉजिटिव फीडबैक में नीचे नेगेटिव का साइन आता है, नेगेटिव फीडबैक में नीचे पॉजिटिव का साइन आता है। इसका क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि अभी हम ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्म आएगी कि फीडबैक सर्किट एक्स्ट्रा होता है, तो वहां पे पॉजिटिव फीडबैक होता है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ऑसिलेटर होता क्या है? कुछ भी नहीं है ऑसिलेटर। आप ऐसा मान लो कि CE एम्पलीफायर ही है, बस इनपुट सिग्नल हम दे नहीं रहे। CE एम्पलीफायर ही है, बस मैं इनपुट सिग्नल बाहर से नहीं दे रहा, बल्कि अंदर से ही दे रहा हूं। है ना। ये एक LC ऑसिलेशन का सर्किट होता है। ये अपना वही NPN ट्रांजिस्टर है, वही पूरी कहानी जो पहले सुनते आ रहे हो। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ना। करंट यहां से यहां जाएगी, ये बेस है, और यहां से ये अपना VCC, ये अपना R आउटपुट। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें हमने कोई सिग्नल सोर्स नहीं लगाया, इसमें हमने कोई भी सिग्नल सोर्स नहीं लगाया। चाहो तो यहाँ पे एक इनपुट रेजिस्टेंस लगा दो, इनपुट रेजिस्टेंस। अपन ने यहाँ पे कोई सिग्नल सोर्स नहीं लगाया, वो सिग्नल का सोर्स होता है ये LC ऑसिलेशन का सर्किट। इट इज कॉल्ड टैंक सर्किट। क्या कहते हैं? टैंक सर्किट। इसका काम क्या है? सोर्स ऑफ सिग्नल LC ऑसिलेशन से, LC ऑसिलेशन से ये सिग्नल के सोर्स की तरह काम करता है। दिस इज द सोर्स ऑफ सिग्नल बाय LC ऑसिलेशन। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जानते हो आप, 1/2 पाई अंडर रूट LC। दिस इज टैंक सर्किट। दूसरा, ये जो सर्किट है अपना, दिस इज CE एम्पलीफायर, कि भाई अपना जो भी सिग्नल आएगा उसको ये एम्पलीफाई करेगा, है ना। एम्पलीफाई करके सिग्नल बाहर गया आउटपुट में। और अब ये जो है ना, यहां से ये, यहां से यहां एक और इंडक्टर लगा होता है, जिसके जो म्यूचुअली कनेक्टेड होते हैं। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू यहां से आउटपुट का एक पार्ट वापस इनपुट में दिया जाता है। दिस इज फीडबैक सर्किट। ये क्या है?
फीडबैक सर्किट, यही वो फीडबैक है जो वापस इनपुट में हम दे रहे हैं। यहाँ पे फीडबैक कैसे दिया जा रहा है? बाय म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। तो एक और कॉइल लगी होती है जो आउटपुट का कुछ पार्ट वापस इनपुट को दे देती है। दिस इज द फीडबैक सर्किट। तो इसमें मेनली 3 सर्किट होते हैं, टैंक सर्किट, सीई एम्पलीफायर सर्किट एंड फीडबैक सर्किट, है ना। फीडबैक सर्किट क्या है? जिसमें आउटपुट का एक पार्ट वापस हमने इनपुट को दे दिया, एंड इट इज पॉजिटिव फीडबैक। क्यों पॉजिटिव फीडबैक है? सुनना, एक बार पाई का फेज इन्वर्जन यहां हुआ, कहां? सीई एम्पलीफायर में। और एक बार म्यूचुअल इंडक्शन में भी आप याद करो कि E2 जो आता था वो आता था -M di1/dt। तो एक बार फेज इन्वर्जन यहां भी होता है, पाई फेज इन्वर्जन, है ना। तो एक बार पाई का फेज इन्वर्जन सीई एम्पलीफायर में हुआ, एक बार पाई का फेज इन्वर्जन म्यूचुअल इंडक्शन में हुआ, तो आउटपुट एंड इनपुट आर इन द सेम फेज, आर इन सेम फेज। ये दोनों सेम फेज में होते हैं, इसीलिए इसको अपन कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। क्या कहते हैं? ये पॉजिटिव फीडबैक का सर्किट है। सेम फेज में कैसे आए? 2 बार फेज इन्वर्जन हुआ, एक बार एम्पलीफिकेशन के ड्यूरिंग, एक बार फीडबैक के ड्यूरिंग जब म्यूचुअल इंडक्शन से हो रहा था। सो दिस इज द बेसिक ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर का मेनली काम क्या है कि इसके अंदर एक एलसी ऑसिलेशन का सर्किट होता है जिसमें एल और सी को अपन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सिग्नल जनरेट करता है और वही सिग्नल ये सी एम्पलीफायर ऑसिलेट करेगा। फीडबैक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एलसी ऑसिलेशन का एक नॉर्मल सर्किट है तो इसकी डैम्पिंग हो जाती है, याद है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, तो इसकी डैम्पिंग हो जाती है। तो उसकी डैम्पिंग को प्रिवेंट करने के लिए जितनी एनर्जी का लॉस हो रहा होता है उतनी एनर्जी हम उसे वापस दे रहे होते हैं। ये पूरी की पूरी एनर्जी आती कहाँ से है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी? दिस VCC। VCC इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां से एनर्जी आती है और हमारे सिस्टम को मिलती है, ठीक है। तो अपना ट्रांजिस्टर का पार्ट खत्म होता है।